हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन की इस वीडियो में बात करेंगे हम टॉप 20 सीरीज़ के मध्य प्रदेश में नदियां भाग 2 के बारे में। पहला पार्ट मैंने बनाया था जो पार्ट 5 के अंतर्गत आता है। दूसरा जो पार्ट है नदियों का वो पार्ट 6 के अंतर्गत आता है। जो टॉपिक्स बड़े होंगे थोड़े से उनमें हम क्वेश्चंस ज़्यादा इंक्लूड कर लेंगे। गाइज, अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं MPPSC, MP कांस्टेबल, MPSI, मध्य प्रदेश GK, जो भी सब इंजीनियर हो गया, ग्रामीण विस्तार अधिकारी हो गया, ग्रुप 4 हो गया, जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप ई-बुक्स और प्रिंटेड हार्ड कॉपीज़ भी अगर आप लेना चाहते हैं। प्रिंटेड हार्ड कॉपी हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी ई बुक्स जो हैं आपको वो मिल जाएंगी। जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में हैं अवेलेबल उनकी भी ई बुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मार्च 2020 तक का पूरा प्रिंट आउटलुक जो है वो आ चुका है, वो भी आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न मैं आपको सबसे पहले कमेंट करने के लिए दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में किस नदी की पहचान दशाण नदी से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है: नर्मदा, चंबल, धसान और शक्कर नदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हों तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। इस सुविधा को कहा जाता है। देखिए क्या होता है, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे चट्टानें हैं, यहाँ पर चट्टानें, बीच में से आपकी जो रिवर है वो फ्लो हो रही है। आपने देखा होगा कोई नुकीला पत्थर हो, अगर वो भी नदी के अंदर पड़ा हुआ हो तो एक टाइम के बाद वो गोल पत्थर टाइप से इस तरीके से बन जाता है। मतलब उसकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो कॉर्नर्स उसके ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके का शेप या इस तरीके का शेप उसका बन जाता है। तो ये जो होता है फ्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो है इसको कहा जाता है, जो सुविधा की यहाँ पे बात करी जा रही है इसको कहा जाता है दरार घाटियाँ। नर्मदा नदी जो है इस तरह की भ्रंश घाटियाँ या दरार घाटियाँ जो है इनका निर्माण करती है। भ्रंश घाटियाँ क्या होती हैं? एक पर्वत इस तरफ बड़ा सा पर्वत है फैला हुआ और एक पर्वत इस तरफ बड़ा सा पर्वत फैला हुआ है। जैसे आपने देखा होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इधर सतपुड़ा श्रेणी है और दोनों के बीच में आपको क्या नर्मदा घाटी आपकी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, नर्मदा रिवर्स जो है यहाँ से फ्लो हो रही है। तो मतलब दो पहाड़ों के बीच में जब कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसको दरार घाटियाँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सांक नदी पर ताज़ा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है। देखिए ये सांक नदी है, ये है आपकी ग्वालियर में, जिसपे जो बांध है वो बनता है तिगरा डैम। ठीक है, और यही तिगरा डैम है जिससे ग्वालियर के लिए पीने के पानी के लिए सप्लाई की जाती है। देखिए इस तरीके के टैंक बनते हैं, बांध बनते हैं जहाँ से पानी की सप्लाई हो रही है, तो वो एग्जाम में पूछा जाता है। व्यापम जनरली इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछ लेता है। अगला प्रश्न है हमारा, नदी जो कि देवास में है और खिवनी अभयारण्य से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें कि ये एक्चुअल में एक नदी नहीं है, ये एक बाल गंगा एक्चुअल में एक कुंड है, एक पवित्र कुंड इसको माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? एक पवित्र कुंड इसको माना जाता है। और इसमें क्या रहता है कि ये जो है आपका पटरानी करके एक गांव है, वहाँ से खिवनी अभयारण्य के पास से नर्मदा की जो सहायक नदी है जामनेर। कौन सी नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है जामनेर, उसके किनारे स्थित है। एक कुंड है, एक नदी नहीं है एक्चुअली, एक कुंड है। धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी जो खास बात है इस कुंड की वो ये है कि ये जो कुंड है, जामनेर नदी के सूखने के बाद भी ये कुंड कभी भी सूखता नहीं है। ठीक है, और भगवान शिव का स्थल है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, शिव का स्थल होने के कारण इसको गंगा कहा जाता है और बच्चे यहाँ पर खेलते हैं जिसके कारण इसको आपका बाल कहा जाता है। तो ये इस तरीके से बाल गंगा इसका नाम बन जाता है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर है स्थित है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं भोजपुर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि भोजपुर मंदिर ये है आपका बेतवा नदी के किनारे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम इसका भोजपुर है। ठीक है, राजा भोज ने इसको बनवाया था, ये भी ध्यान रखें, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक शिव मंदिर है, 11वीं सदी में
इसको बनवाया गया था। दूसरी चीज़ क्या है, इसको भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। और पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है और इसमें जो शिवलिंग है उसकी जो ऊंचाई है वो करीब 21.5 फीट है, ठीक है। ध्यान रखें कितनी है, 21.5 फीट उसकी जो ऊंचाई है वो है। पुरास्थल एरन किस नदी के किनारे स्थित है? तो पुरास्थल एरन की अगर हम बात करते हैं तो पुरास्थल एरन आपको पता है सती प्रथा का जो प्रथम लिखित साक्ष्य है वो कहाँ मिला था? एरन में ही मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरन टाउन है आपका पूरा, और ये जो रिवर है ये यहाँ से इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इधर अगर हम देखें तो ये है आपकी बीना नदी, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस नदी के किनारे हैं, बीना नदी के किनारे। और बीना नदी कहाँ से फ्लो होती है? सागर जिले से फ्लो होती है। तो ये आपका जो प्रथम लिखित साक्ष्य है सती प्रथा का, ये कहाँ का है? प्रथम लिखित साक्ष्य सती प्रथा का ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा महाजनपद काल में जो महाजनपदों का उदय हुआ था, महाजनपदों का जो उदय हुआ था उनमें 16 महाजनपद थे। इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित 2 महाजनपद थे, जिनमें से एक था आपका अवंती जो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ था, दूसरा था चेदी जिसमें आधुनिक जो बुंदेलखंड है उसके हिस्से आते हैं। ज़्यादातर हालांकि इसका जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर हिस्सा जो है इसका उत्तर प्रदेश में ये है। आर्यों का एक बहुत प्राचीन वंश जो है वो चेदी था, चेदी साम्राज्य या चेदी राज्य जिसको कहा जाता था। यमुना नदी के दक्षिण में और बेतवा नदी के किनारे ये बसा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बेतवा नदी। और ये जो है आपका चेदी देश के नाम से प्रसिद्ध था। आप इसको यहाँ पे मैप में अगर देखें तो ये है आपकी बेतवा नदी, ये है आपका चेदी, ये है आपका अवंती, ठीक है। ध्यान रखें ये है आपका चेदी। 16 में से 2 मध्य प्रदेश में थे। अगला प्रश्न है पूर्णा, गिरना, बोरी एवं शिवा नदियां किस नदी की सहायक नदी है? देखिए पूर्णा, गिरना, बोरी और शिवा नदियां, इन नदियों की अगर बात करते हैं तो ये इनमें से किसी की भी सहायक नदी नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी ताप्ती नदी है उसकी सहायक नदी है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो कहाँ पर होता है? बैतूल में होता है। बैतूल में जो मुल्ताई करके जगह है, ठीक है, मुल्ताई तहसील है एक्चुअल में, बैतूल जिले की है, वहाँ पे एक मुल्ताई पहाड़ी है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अन्य सहायक नदियों की अगर हम ताप्ती नदी की बात करते हैं तो इनमें मेंथोला, पंजारा, बागूर, आनेर, मान, ये सारी जो नदी है, मान नदी थोड़ी आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं ताप्ती नदी की ही सहायक नदी। अगला प्रश्न है तवा जलाशय डैश के मध्य स्थित है? तो यहाँ पे बात करें इसका जो सही आंसर है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य। इसको अगर आप मैप में देखो ये है आपका तवा जलाशय या तवा रिजर्वायर, और ये पूरा जो है आपका ये ग्रीन कलर से जो आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है ये आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। जो मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? मध्य प्रदेश में टोटल 12 नेशनल पार्क हैं। 12 में से 6 जो नेशनल पार्क हैं वे नेशनल पार्क आपके टाइगर रिजर्व हैं। ध्यान रखें टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से एक है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसी के पास में है आपका बोरी अभयारण्य। तो ये तवा जो रिजर्वायर है यहीं से, तवा रिवर इसी के अंदर से फ्लो होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आता है। ये आता है आपका होशंगाबाद जिले में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए होशंगाबाद जिले में ये आपका आता है। अगला प्रश्न है नागपुर में जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु डैश नदी पर एक बैराज बनाया गया। नागपुर का है, हालांकि ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश से भी संबंधित है, कान्हा नदी है, ठीक है, और ये बैनगंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है। ध्यान रखें बैनगंगा जो है आपकी सिवनी से इसका उद्गम होता है, बालाघाट से होती हुई महाराष्ट्र में ये प्रवेश करती है, ठीक है। और अगर हम इसमें कान्हा नदी की बात करें तो कान्हा नदी जो है इसका जो उद्गम है ये छिंदवाड़ा जिले में होता है। ध्यान रखिए छिंदवाड़ा जिले में सौंसर तहसील है, ठीक है, सौंसर तहसील, ठीक है, वहाँ से ये निकलती है और उसके बाद फिर ये नागपुर में जाके प्रवेश करती है और इसी नदी पर एक बैराज जो है वो बनाया गया है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये जो नदी है ये नर्मदा नदी है जिसमें रेत खुदाई जो होती थी उस पर एक अनिश्चित
प्रतिबंध लगा दिया था। और इसमें एक समिति बनाई गई थी, मंत्री थे राजेंद्र शुक्ल, 2017 की बात है, ठीक है। राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में एक बनाई गई थी। तो ये समिति केवल इसलिए बनाई गई थी ताकि वो ये पता कर सकें कि कितना जो उत्खनन है वो रेत का उत्खनन है वो होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रतिबंध जो है ये लगाया गया था 22 मई 2017 को, ठीक है। 22 मई 2017 को इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। और एक और चीज़ हम आपको बता दें, नर्मदा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 11 दिसंबर 2016 से लेके 15 मई 2017 तक, ठीक है, एक नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी। उसी के बाद नर्मदा मिशन जो है उसकी शुरुआत करी गई थी। एक और चीज़ 2017 में ही जो आपका जो नर्मदा नदी है उसको जीवित इकाई जो है वो घोषित किया गया था। ध्यान रखिए, जीवित इकाई जो है वो घोषित किया गया था। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ था? देखिए, राजा सोरस के बारे में एक, तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा। ये एक डायनासोर की प्रजाति है और कोलकाता जो है उसमें, कोलकाता में जो भारतीय संग्रहालय है उसमें राज सोरस या राजा सोरस की पुनर्स्थापित खोपड़ी की एक प्रमुख प्रदर्शनी जो है वो वहाँ पर बनाई गई थी। और ये जो जीवाश्म है एक भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, ठीक है, यानी कि GSI जो है आपका, GSI के अधिकारी थे सुरेश श्रीवास्तव। ध्यान रखें, सुरेश श्रीवास्तव, इन्होंने 1982-84 के आसपास, ठीक है, ध्यान रखें, डेट भी याद रख लें क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इन्होंने वहाँ से जो है उत्खनन, जो मतलब जो राजा सोरस है उसकी कुछ जीवाश्म अवशेष हैं, कंकाल अवशेष हैं, उनका उत्खनन करवाया था, मतलब वो उनको वहाँ पर मिले थे, ठीक है। और ये प्रमुख रूप से जो जबलपुर वाला जो एरिया है, ठीक है, जबलपुर के आसपास का एरिया है, वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो इस तरीके की जीवाश्म मिले हैं। अगला प्रश्न है, पार्सिली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? देखिए, पार्सिली या पर्सली है जनरली, ये पर्सली, ये एक्चुअल में एक रिसोर्ट है, ठीक है। और ये जो रिसोर्ट है ये बनास नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखें, बनास नदी के किनारे ये रिसोर्ट है जो स्थित है। और किस जिले में आता है? ये आता है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, ठीक है। और सीधी जिले के अंदर जो संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर ये रिसोर्ट आपका है। अगला प्रश्न है, जलाभिषेक अभियान डैश राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, जलाभिषेक अभियान की अगर हम बात करें तो जलाभिषेक अभियान शुरू करा गया था 2 अप्रैल 2006 को। ध्यान रखें, डेट याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए इसमें 130 नदियों का चयन किया गया था जिनको एक नया जीवन देने के लिए, क्योंकि जैसे कुछ नदियां ऐसी हैं जो सूख गई हैं, तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत करी गई थी। और एक और प्रश्न यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस अभियान की जो शुरुआत है किसने करी थी? तो तत्कालीन मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। और इन्होंने कहाँ से करी थी? तो रतलाम जिले से करी थी। और रतलाम जिले की जो जामण नदी है, जामण नदी, ठीक है, वहाँ से इसकी शुरुआत जो है वो करी गई थी। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम है? देखिए, टीकमगढ़ में जो नदी है वो है आपकी पहुज नदी, जिसको पुष्पावती नाम के नाम से जाना जाता है। और ये जो नदी है, जो सिंध नदी है, उसकी सहायक नदी है। ध्यान रखें, सिंध नदी की सहायक नदी है। और इसमें एक पहुज बांध भी बनाया गया है। कहाँ पर बनाई है? झांसी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ, उत्तर प्रदेश की झांसी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? तो ये प्रश्न आपका आप समझ ही गए होंगे। देखिए, चंबल रिवर हो जाएगी आपकी, काली सिंध रिवर हो जाएगी आपकी, और पार्वती रिवर हो जाएगी। ये तीनों जो नदियां हैं आपकी मध्य भारत के पठार में आती हैं। मध्य भारत का पठार यानी कि देखिए, आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ, आपको पता होगा, ज्योग्राफी में हमने आपको बताया था मध्य भारत का पठार यानी कि मध्य प्रदेश का प्रमुख रूप से ऊपरी जो हिस्सा है, नॉर्थ उत्तरी जो हिस्सा है
वो आपका मध्य भारत का पठार है। ठीक है, तो मध्य भारत के पठार में तीनों ये नदियाँ आती हैं, लेकिन जो जामनेर नदी है, ये जामनेर नदी यहाँ पर आपकी नहीं आती। अगर हम मध्य भारत के पठार में और अगर बात करते हैं तो देखिए, चंबल, कालीसिंध, पार्वती नदी तो हो ही जाती है, इसके अलावा कूनो नदी है। ठीक है, ये भी आपकी जाती है। कूनो, पालपुर कूनो अभयारण्य जो है नेशनल पार्क बन चुका है, ये वहीं से जाती है। एक कुंवारी नदी भी है जो वहाँ से आपकी जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियाँ हैं। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये देखिए, ये नदी है आपकी माही नदी। माही नदी का अगर हम उद्गम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, वहाँ से एक मिंडा करके एक गाँव है, मिंडा। ठीक है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और किन पहाड़ियों से होता है तो आप समझ गए होंगे, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी जो है, वहाँ से इस नदी का जो उद्गम है वो होता है। ठीक है, और जयसमंद झील, ठीक है, वहाँ से ये आती है। मतलब जो पानी स्टार्टिंग में इकट्ठा होता है वो जयसमंद झील वहाँ पे बनती है। और मतलब ये जो जयसमंद झील से ही प्रारंभ होती है। और मध्य प्रदेश की जो धार है, आपका धार से फिर ये आपकी झाबुआ, फिर आपकी रतलाम, और इसके बाद, इन सब के बाद फिर एक गुजरात और राजस्थान में भी जाती है। ये भी ध्यान रखें, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी ये जाती है। और खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में ये मिल जाती है, गुजरात में जाके। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। और इस पे अगर टोटल इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 583 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखिए, 583 किलोमीटर। और भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए आगे। सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, सोनार जो नदी है ये आपकी केन नदी की सहायक नदी है। किसकी है? केन नदी जो है, इसकी सहायक नदी है आपकी सोनार नदी। ठीक है, और अगर हम केन नदी की बात करें तो कटनी से इस नदी का उद्गम होता है। सोनार नदी जो है, इसको सुंदर नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, सुंदर नदी के नाम से भी एक बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। और मध्य प्रदेश का जो दमोह है, ठीक है, मुख्य रूप से ये आपकी उसी में बहती, करीब 250 किलोमीटर जो लंबाई है सोनार नदी की है। ठीक है, 250 किलोमीटर के समथिंग इसकी जो टोटल लंबाई है वो है। भारत में सबसे ऊंचे झरनों में से एक रजत प्रपात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजत जलप्रपात, रजत यानी कि सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे इसका जब पानी गिरता है और जब धूप की किरणें जो होती हैं वो उसके ऊपर गिरती हैं तो इसका पानी जो है वो चांदी की तरह चमकता है, इसलिए इसको रजत जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये होशंगाबाद जिले में कहाँ पर है आपका? होशंगाबाद जिले में है ये आपका पचमढ़ी में। पचमढ़ी का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है ये वो ही है। ठीक है, करीब यहाँ पे जो पानी है वो करीब 107 मीटर की ऊंचाई से गिरता है यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में डैश है। यहाँ पर किस नदी घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था नर्मदा, चंबल और गंगा। ठीक है, इन तीनों नदी का जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश में, लेकिन महानदी बेसिन जो है वो प्रमुख रूप से अब आपका पहुंच गया है मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, आपको पता है महानदी का जो उद्गम है वो रायपुर जिले से होता है। छत्तीसगढ़ की जो रायपुर है वहाँ से महानदी का उद्गम होता है और इसका पूरा जो बेसिन है करीब 815 किलोमीटर तो इस नदी की लंबाई ही है। ठीक है, तो इसका जो मेन जो पूरा बेसिन है वो आपका छत्तीसगढ़ में आता है। इसका जो समापन है वो उड़ीसा में होता है, बंगाल की खाड़ी में ये नदी आपकी जाती है। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो बताया था कि मध्य प्रदेश की जो ज़्यादातर नदियाँ, 1-2-3 नदियों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो किसी न किसी नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। अगर हम बात करें नर्मदा, ताप्ती, माही, इन नदियों की, तो ये जाके खंबात की खाड़ी में आपकी गिर जाती हैं। बाकी ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो किसी न किसी नदी में मिल जाती हैं। जैसे चंबल है आपकी, बेतवा है आपकी, ये आपकी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई ना कोई नदी किसी न किसी नदी में ही मिल जाती है। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।